नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 21 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए स्पेशल हमने सामाजिक अध्ययन एसएसटी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल जो है पेपर सेकंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आ चुके हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन सही करने हमें जीके के, और शिक्षण विधि आप अच्छी तरीके से खुद पढ़ सकते हो। तो जीके की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो हम आप प्रताप क्लासेस पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। जो विद्यार्थी लेवल 6 से 8 तक यानी लेवल सेकंड के एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लें इन क्वेश्चनों को। आपके एग्जाम में हूबहू इन्हीं क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे, आप अच्छी तरीके से करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम और रीट लेवल सेकंड के एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप सोचते हैं कि हम बुक तो पढ़ते हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है एनसीईआरटी बुक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कक्षा 6 से 10 तक आपको प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और मात्र 100 रुपये में डाउनलोड करके आप यहाँ से टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नवीनतम संस्करण की बुकें हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नों की। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। ये कक्षा 6 और 7 और 8 की मैं आज चर्चा करने वाला हूँ 40 क्वेश्चनों की, जहाँ से पिछली बार जो है 40 क्वेश्चनों में से लगभग 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्वी राज्यों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, या हिमालय पर्वतीय वन क्षेत्र। तो देखिए, एनसीईआरटी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट के अंदर क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बी भी इसका आंसर हो जाएगा, और 3 भी। देखते हैं हम आगे, तो ये कथन वाले ही आएंगे। तो 1, 2 और 3 इन स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और इसी प्रकार को आपको सत्य असत्य कथन के आधार पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था। याद रखना है आपको, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख मैंने एनसीईआरटी स्पेशल आपको क्वेश्चन और फैक्ट के साथ में अच्छे तरीके से मैं डेली वीडियो के साथ करवा रहा हूं। आप उन वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, देखिए, अरामाइक या ब्राह्मणी लिपि में, यूनानी या ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी या तमिल लिपि में, तो यूनानी और अरामाइक लिपि में। तो ये किस में मिले हैं, यूनानी और अरामाइक लिपि के अंदर अशोक का जो कांधार से प्राप्त अभिलेख था वो इन लिपियों में मिला है। तो 4 नंबर बिल्कुल आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 में दिया हुआ है। पहला लेसन आपने पढ़ा होगा सौर मंडल में पृथ्वी, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाया कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या होगा, इसने कहा कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, ठीक है, ये इस प्रकार सूर्य है। ठीक है, तो बढ़ती हुई दूरी के अनुसार पहले आएगा बुध, उसके बाद फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पहले खोजे गए थे, तो ये खोजे गए थे 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर खोजे गए थे। याद रखना है आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या कौन से पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते हैं या रखते हैं। ठीक है, कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे, चिरांद ये बिहार में है, और दाऊजली हैंडिंग। तो आपको बताना है कि कहाँ से कृषि व पशुपालन से संबंधित नहीं रखता है, कौन सा इसमें नहीं रखता है, तो कुरनूल जो है नहीं रखता है। हम बात करें तो कुरनूल नहीं रखता है, ये गलत हो जाएगा। मेहरगढ़ से मिले हैं कृषि व पशुपालन के संबंध, कोल्डी हवा से मिले हैं, चिरांद से मिले हैं, और दाऊजली हैंडिंग से जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए, नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये सभी से मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर ए होगा।
हमने देखा ए था तो केवल एक बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? बहुत ही अच्छा है। तो मेहरगढ़ से बात करें तो कब्र में एक बकरी को, मैंने चित्र भी आपको दिखाया था जब मैंने कक्षा 6 पढ़ाई थी, मैं भूगोल हिस्ट्री की पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने लेसन पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? बकरी को। किसको? बकरी को। ठीक है, फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है? नवपाषाण स्थल नहीं है। जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था अध्याय नंबर 2 अखेट खाद्य संग्रह, उसमें मैंने पूरी डिटेल मैप के साथ में आपको बताई हुई है। तो नवपाषाण काल स्थल इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, मेहरगढ़, बुर्जहोम था, महागढ़ा था, हुसंगी है ये है हुसंगी। तो ये हुसंगी जो है नवपाषाण काल नहीं है। ये किस प्रकार का है? पूरा पाषाणिक काल है। क्या है? पूरा पाषाणिक काल स्थल है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको इसी प्रकार से। तो देखिए, नवपाषाण काल मेहरगढ़ आ जाएगा, बुर्जहोम आ जाएगा, महागढ़ा आ जाएगा। उसके बाद देखिए चिरांद जो बिहार में था, ये भी किस प्रकार का है? जो ये किस प्रकार का है? नवपाषाण काल है। फिर आपसे पूछ ले दाऊजली, दाऊजली ये भी किस प्रकार का है? ये भी दाऊजली हैंडिंग, ये भी नवपाषाण काल स्थल है। ठीक है, उसके बाद कुछ और देखे थे हमने, कोल्डी हवा है, ये भी नवपाषाण कालिक है। ठीक है, और जैसे हलूर, ये पूछा गया बहुत बार, हलूर। ठीक है, हलूर भी किस प्रकार का है? नवपाषाण काल के अंदर आ जाता है। तो आपको याद रखना है नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, चिरांद, दाऊजली हैंडिंग, हुलूर और हुसंगी क्या है? एक पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य हैं? ठीक है, बाह्य ग्रह यानी पत्थर से बने हुए या बाहर है, जो सूर्य से दूर है, तो ये तो हो जाएंगे आंतरिक। फिर यहाँ पे शुद्र ग्रह आ गया, शुद्र ग्रह के जस्ट वाले कौन से होंगे? बाहरी होंगे। ठीक है, बृहस्पति, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, या शनि या यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा बाह्य ग्रह है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ से कोई अन्य प्रश्न नहीं आएगा, एनसीईआरटी से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। आप देख लेना, पिछली बार जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था और जनवरी ये पीछे अभी लगभग जुलाई में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एनसीईआरटी आई है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मेरे साथ डेली जुड़ जाइए। तो यूरेनस जो है वो क्या है? एक बाह्य ग्रह है। देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करें, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बृहस्पति हो जाएगा, नेपच्यून वरुण है, शनि है और यूरेनस, ये सारे के सारे क्या है? शुद्र ग्रह के इस साइड वाले जो है ग्रह है, यानी बाह्य ग्रह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 4 नंबर। फिर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर, आपने देखा होगा, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है, और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसने पूछा दक्षिण से उत्तर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर जो है अक्षांश क्या हो जाएंगे? इसके आंसर की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 10 की। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। क्या पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो वो हो जाएगा, हम बात करें आगे देखें तो इसमें हो जाएगा 3 और 4, 2 ऐसे राज्य हैं वो 3 तरह से घिरे हुए हैं। एक तो सिक्किम हो जाएगा और एक हो जाएगा त्रिपुरा। बिल्कुल याद रखना है, हमें कन्फ्यूज होता है कि त्रिपुरा एक ही है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन सिक्किम भी घिरा हुआ है ऊपर से, आपने देखा होगा नेपाल, भूटान और चीन से। ठीक है, तो याद रखना है त्रिपुरा और सिक्किम 2 राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी राज्यों देशों से घिरे हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखा होगा आपने, इस प्रकार ये तो बना हुआ है ऊपर उत्तरी महाद्वीप, इसी के जस्ट नीचे बना हुआ दक्षिण महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा यूरेशिया का सिस्टम आ गया, यहाँ पे अफ्रीका आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया और यहाँ पे ये अंटार्कटिका आ गया। ठीक है, तो हम इसने पूछा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर,
तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, बिल्कुल सही है। ये एस आकृति का जो दिख रहा था यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे पश्चिम प्रशांत महासागर आ जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। एंडीज पर्वतमाला यहाँ से देखें तो इस प्रकार जो है बनी हुई है, साथ साथ में ये एंडीज है, लगभग 7200 लगभग किलोमीटर, ये बहुत लंबी है। इस प्रकार इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन बहती है। क्या? बिल्कुल सही है, अमेजन नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की हम बात करें तो बी बिल्कुल, यानी 2 और 3 कथन सही होंगे। क्या होंगे? 2 और 3। ठीक है, तो इसमें जो है पूर्व में नहीं है, ये पश्चिम के अंदर है प्रशांत महासागर, हमने देखा इस प्रकार, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ये सही है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, बिल्कुल सही है, और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी पूर्वी ये नदी है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है? फिर हम बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है वो कितनी परतों से? 5 परतों से बना हुआ है। 5 परतों से, पृथ्वी की सतह से लेकर आरंभ तक की बात करें तो सौभ मंडल सबसे पहले आ जाएगा, सौभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, जहाँ पे हमारे जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल के अंदर। फिर आता है हमारा मध्य मंडल। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बाह्य मंडल। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है जिसे कहते हैं हम बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के मध्य है, तो मध्य मंडल देखिए, एक तो आ जाएगा बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, और एक समताप मंडल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें बी, समताप मंडल और आयन मंडल कहते हैं इसे। बाह्य मंडल को क्या कहते हैं? आयन मंडल भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं बाह्य मंडल भी। तो ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार है? अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार है? हिंद महासागर की और आर्कटिक महासागर की। देखिए अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसकी आकृति है अंग्रेजी भाषा के एस के समान। किसके? अंग्रेजी भाषा के एस आकृति के समान इसकी आकृति है। ठीक है, फिर हम बात करें आर्कटिक महासागर की तो ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। हिंद महासागर की किस प्रकार है? फिर हम बात करें हिंद महासागर की आकृति किस प्रकार है? त्रिभुजाकार हो जाएगी। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार है? लगभग वृत्ताकार, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, 3 2 1 4। क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। ठीक है, थोड़ी सी हम दोबारा देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए फिर हम बात करें महासागर की, हमने बात की लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर लगभग अंग्रेजी के एस आकृति के समान है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेल चित्र कहाँ मिले हैं। सेल चित्र बने, मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, मैंने पूरी डिटेल भी बता दी है। तो हम क्वेश्चन बनाए मैंने जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सेल चित्र कहाँ मिले हैं इसकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश और हरियाणा उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जो है ये मिले हैं। कहाँ से? सेल चित्र मिले हैं। ठीक है, फिर बात करें किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। बहुत ही अच्छा है, तो कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं, जहाँ से ये पता चलता है कि सबसे पहले अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या है कि अग्नि के साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे, लगभग ये अनुमान लगाया जाता है। तो राख के अवशेष कुरनूल की गुफाओं में, याद रखना आपको, कहाँ से? कुरनूल की गुफाओं से। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत के बारे में जो वैज्ञानिकों ने तर्क दिए थे, और भी है, जैसे नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। ठीक है, इस प्रकार के सारे कथन जो थे। फिर इसकी बात करें आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर बताना है हमें। ठीक है, आकार के आधार पर बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आ जाएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। उसके बाद एस आकृति का महासागर है 2 नंबर पर, 1 नंबर पर ये है। 3 नंबर पर कौन सा आ जाता है? हमारा हिंद महासागर आ जाता है। ठीक है, 3 नंबर पर हिंद महासागर। फिर हम बात करें 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आ जाता है हमारा दक्षिण महासागर, और 5 नंबर पर आर्कटिक महासागर आ जाता है।
1, 3, 2, ठीक है, 1, 3, 2, 4 और 5, ठीक है। ये इसका आंसर देखते हैं होता है क्या, 1, 3, 2 की क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1, 3, 2, 4 है, ठीक है। ये इसका आंसर हमने देख लिया। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक में सीधा का सीधा दिया हुआ है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। याद रखना है आपको, द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा किसी दी गई है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दी गई है, ठीक है। आगे बात करें 19 नंबर प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं गुजरती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोथल नगर, ठीक है। अब बात करें वर्तमान में किस नदी पर है, ये भोगवा नदी पर है। लोथल भोगवा नदी के ऊपर है और ये है कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। लोथल की बात करें, हड़प्पा का स्थल था लोथल, जहाँ ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। फिर बात करें 21 नंबर प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बंटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 2 भागों में बंटा था हड़प्पा कालीन, लेकिन ये धोलावीरा था, ये 3 भागों में बंटा था। याद रखना आपको, धोलावीरा जो नगर था वो 3 भागों में था, बाकी सारे जो हड़प्पा कालीन के नगर थे वो 2 भागों में ही बंटे हुए थे। फिर बात करें लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख से, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। इसी प्रकार के आपको सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, बल्कि 40 क्वेश्चनों के अंदर आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको मैं 40 में से 40 क्वेश्चन सही करवा के दिखाऊंगा और आप जब पेपर देने बैठेंगे और जब पेपर देखेंगे जीके का तो आप सोचेंगे वाह सर कमाल कर दिया आपने तो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि लद्दाख से संबंधित हमें बताना है कि लद्दाख का आंसर क्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं सी नंबर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया, क्या ये सही है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, क्या ये भी सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, देखते हैं हम। तो इसकी बात करें हम तो सी नंबर 1 व 2 दोनों का अर्थ ये सही है दलित शब्द का, और दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, दोनों एकदम सही है। याद रखना है आपको बस थोड़ा सा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यंग इंडिया सफ्रेज मूवमेंट, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में था या वोट देने का अधिकार, और गांधी जी, ठीक है। इसमें हम बात करें कि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब हुआ था, 1928 के अंदर। बल्कि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में, ठीक है, आपसे पूछ लिए कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब था, तो 1920। डाटा इस प्रकार याद रखना, ठीक है। 1928 तो आ जाएगा इंग्लैंड का, 1920 आ जाएगा अमेरिका का। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा 1931 में लिखा, 1931 में एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है पर संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि इसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा था यंग इंडिया, गांधी जी 1931। ये सफ्रेज मूवमेंट महिलाओं के लिए स्पेशल संघर्ष के तौर पर बात करें तो महिलाओं से संबंधित ये संघर्ष जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट, यानी वोट देने का अधिकार। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो समझ लो आपके बेसिक नॉलेज तैयार हो गया। अब देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में, 1920 में अमेरिका को वोट देने का अधिकार। जीके के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सारे के सारे,
ठीक है। तो आपको पढ़नी है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कथन बिल्कुल 1 और 2 सही हो जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या ये कथन सही है, देखते हैं हम। तो इसमें आंसर न तो 1 सही है न ही 2 सही है। क्या हो जाएगा, न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ठीक है। देखते हैं हम। तो इसमें देखिए हम, तो एक और नहीं, तो इसने पूछा असत्य कथन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य से अलग हो सकते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है। इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, यानी इसने पूछा है कि असत्य कथन, तो बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएंगे। फिर बात करें प्रश्न नंबर 27 की। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने स्पष्ट आपको अच्छी तरीके से पहले बताया था, सूची फर्स्ट आयातित वस्तुएं और सूची सेकंड स्थान। देखिए, तांबा का आयात, टीन का आयात, सोने का आयात और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था, तांबा का आयात राजस्थान से किया जाता था, ठीक है। और फिर हम बात करें बहुमूल्य पत्थर की बात करें तो ये अफगानिस्तान से लाया जाता था। फिर हम बात करें टीन की, तो ये टीन कहाँ से लाया जाता था, ये कहाँ से लाया जाता था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बहुमूल्य पत्थर तो गुजरात से लाया जाता था, और ये टीन है ना, ये 2 नंबर से। यानी तांबा की बात करें तो तांबा, फिर से हम थोड़ी सी बात करते हैं। तांबा का आयात किया जाता था आयात राजस्थान से, ठीक है। टीन का किया जाता था अफगानिस्तान और इसके साथ ईरान देश से, यहाँ से मंगवाया जाता था। उसके बाद हम बात करें सोने की, कर्नाटक से, ठीक है। और फिर हम बात करें बहुमूल्य पत्थर, गुजरात से मंगाए जाते थे। तो याद रखना है आपको, बहुमूल्य पत्थर गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान, इन तीनों स्थानों से मंगाए जाते थे, ठीक है, बहुमूल्य पत्थर। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो देखिए 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे बात करते हैं, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना शामिल कौन सी थी। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली संस्था है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है अलग करता है एशिया व यूरोप को, दोनों को भाग को कहते हैं यूरेशिया, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखते हैं हम, डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वैसे तो यूराल पर्वत भी है, यूराल नदी भी अलग करती है, और काकेश पर्वत, तो तीनों हो जाएंगे, तीनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है यूराल पर्वत, ठीक है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है। पृथ्वी के आकार के अनुसार, ठीक है, आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा हो जाएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले देखिए, एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। तो याद रखना है कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर, 7 महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। 31 नंबर देखिए, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र के अंदर मैंने मैप की सहायता से अच्छी तरीके से आपको ये लेसन पढ़ाया था। मानचित्र, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं, इसमें कौन कौन से शामिल हो जाएंगे, भौतिक के अंदर। देखें तो भौतिक के अंदर हो जाएंगे आंसर नंबर 3, यानी सारे के सारे जो है भौतिक के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। ये महासागर, मैदान, पठार और पर्वत 4 होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक, तो ये सभी हो जाएंगे मानचित्र के घटक। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 33, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, क्या सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात की स्थिति को विभाजित करता है। आपने देखा हो इस प्रकार ग्लोब के अंदर इस प्रकार बना होता है, जैसे इस प्रकार रात है, इस प्रकार दिन है, जैसे ये हम काला भाग कर देते हैं, तो ये जो लाइन है ये किसका करती है? प्रदीप्त वृत्त को कहलाती है, यानी ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात की सीमा को निर्धारित करती है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अयनात के बारे में आपको अच्छी तरीके से मैंने जो वृत्त बताया था, वृत्ताकार, ठीक है, उसमें दक्षिण अयनात के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया था। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन लंबी रातें वाली ऋतुएं होती है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 व 2। क्या हो जाएंगे? 1 व 2। एक तो दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार होगा, इस प्रकार बना होगा, जो इस प्रकार लाइन जाती है तो इस प्रकार बना होगा, सूर्य की ओर झुका हुआ होगा, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होगा। दक्षिणी ध्रुव इस प्रकार होगा, ये ठीक है, इस प्रकार होगा, तो ये दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, बिल्कुल गलत है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातों वाली ऋतुएं होती है, ठीक है। तो 1 व 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 व 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 37 नंबर। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर की बात करें 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं 38 नंबर। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरों बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का। तो बी नंबर केवल 1 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 3 यानी सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये तांबे और कांसे से केवल औजार और पत्थर बनाए जाते थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 39 नंबर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 व 2 दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी? 3900 साल पहले। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले, ठीक है। तो आज के इतने ही 40 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए। इसी तरह हम डेली आपको NCERT आधारित MCQ क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे, इतिहास के, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल के, जहाँ से सीटेट के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ प्रताप क्लासेस पर आपको NCERT की टेस्ट सीरीज, संपूर्ण विज्ञान यानी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिसमें आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे मात्र 100 रुपये में। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। ऑल एग्जाम 2023 यानी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स आप लेना चाहते हैं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक, चाहे आप सूचना सहायक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट की या अन्य कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मंथली वाइज इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे और PDF फ्री मिलेगी 50 रुपये में मात्र। फिर सूचना सहायक के विद्यार्थी स्पेशल अच्छी तरीके से करंट को निकाल लीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको इंडिया और इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का करंट मिलेगा और इसमें 50 रुपये प्राइज है। फिर RPSC व RSMSSB द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की 2011 से 2023, 24, 25, 26 जितने भी आगे एग्जाम होंगे, हम इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे मात्र 100 रुपये में।
और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जिनके लगभग 160 प्लस नंबर बन रहे हैं वो कंफर्म कर लो, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की 154 ही जो है सीईटी एग्ज़ाम में मेरिट गई है। तो 160 या 165 कर लो जिनके नंबर बने हैं, वो राजस्थान पुलिस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको जो है मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। अच्छी तरीके से लें और इसको अध्ययन करें। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को देखिए।